Hello and welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 4th February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. So let's begin with it. In this video, we'll be learning why Indian diplomats are boycotting Beijing Games. After that, we'll discuss common electoral role, Chandrayaan-3, Indo-Sri Lanka fishermen issue, and then purchasing managers index. तो चलिए शुरुआत करते हैं. India has announced diplomatic boycott of Beijing's Winter Olympics and साथ ही में दूरदर्शन पे भी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज को टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा. नाउ इस पूरे बायकॉट का मेन रीज़न ये है कि वो चाइनीज सोल्जर्स जो कि गलवान इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व थे, चाइना ने उन्हें उस विंटर ओलंपिक्स के अंदर उसे टॉर्च बेरर बनाया है. यहाँ पे अगर हम गलवान क्लैश की बात करें सो इट इज़ वन ऑफ द ब्लडीएस्ट एनकाउंटर जो कि इंडिया और चाइना की जो आर्मीज़ हैं इनके बीच में हुआ इन ओवर 4 डिकेड्स. एंड ये बेसिकली 2020 के अंदर मिड जून के टाइम पे ये क्लैश हुआ था जिसकी वजह से इंडियन आर्मी के 20 सोल्जर्स की डेथ हुई थी इंक्लूडिंग अ कर्नल. वेयरएज चाइना ने लास्ट ईयर एडमिट किया कि उनके एटलीस्ट 4 ऑफ इट्स ट्रूप लॉस्ट देयर लाइफ. एंड क्योंकि चाइना ने एक ऐसे सोल्जर को जो कि इस पूरे गलवान क्लैश के अंदर इन्वॉल्व था उससे टॉर्च बेरर बनाया है, तो इसको लेकर इवन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि चाइना ने इस पूरे इवेंट को, ये जो स्पोर्ट्स इवेंट है ओलंपिक्स का, इसे पूरी तरीके से पोलिटिसाइज कर दिया है. एंड देयरफॉर जो एम्बेसी ऑफ इंडिया है चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर, दे विल नॉट बी अटेंडिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022. ना यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है. ना इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू बाइकॉट द गेम्स, लेकिन इससे पहले लास्ट ईयर इंडिया ने ब्रिक्स की जो जॉइंट स्टेटमेंट थी उसे अडॉप्ट किया था, विच एक्चुअली सेड कि वी विल सपोर्ट चाइना टू होस्ट बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक गेम्स. तो लास्ट ईयर ही इंडिया ने स्टेटमेंट दिया था कि दे विल सपोर्ट चाइना, लेकिन क्योंकि इन्होंने गलवान सोल्जर को ओलंपिक का टॉर्च बेरर बनाया है, इसके बाद इंडिया ने अब इस गेम्स को बायकॉट कर दिया है. नाउ इंडिया के अलावा यूएसए, यूके, कनाडा, इन्होंने भी ये जो गेम्स हैं इनका डिप्लोमेटिक बायकॉट डिक्लेयर किया हुआ है, अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया, कोसोवो, बेल्जियम, डेनमार्क, एस्टोनिया. तो सिर्फ इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री नहीं है विच इज़ डिप्लोमेटिकली बायकॉटिंग द गेम्स. इसके अलावा और भी ये मेजर कंट्रीज़ भी हैं, यूएस, यूके, कनाडा, अलॉन्ग विद द अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल. इन सभी कंट्रीज़ ने अपने एथलीट्स को यहाँ पे ज़रूर भेजा है कम्पीट करने के लिए, लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो ऑफिशियल्स हैं वो इस स्पोर्ट्स इवेंट को अटेंड नहीं करेंगे. तो डिप्लोमेटिक बायकॉट है. नाउ बिकॉज यूएस भी डिप्लोमेटिकली बायकॉट कर रहा है चाइना के विंटर ओलंपिक्स को, तो उनका रीज़न ये है कि चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस है वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट अब्यूसेस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जिसके चलते यूएसए इज़ बायकॉटिंग. अलॉन्ग विद दिस यूएस ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो बीजिंग ने गलवान मिलिट्री कमांडर जो था उसे एज अ टॉर्च बेरर बनाया है, हु एक्चुअली अटैक्ड इंडिया इन 2020, एंड इसे उन्होंने बहुत ही शेमफुल एक्ट कहा है. And so US is also boycotting the China's Winter Olympics. However, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड एज वेल एज सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, दे आर शेड्यूल्ड टू अटेंड दिस ओपनिंग सेरेमनी. इंडिया भी सिर्फ डिप्लोमेटिक बायकॉट कर रहा है. इंडिया का सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन है, सिर्फ एक एथलीट है जो कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है. एंड ये जो बीजिंग 2022 की जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये February 4 से लेकर February 22 तक चलने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल कॉमन इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड है. कॉमन इलेक्टोरल रोल दोबारा न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि राज्यसभा में इसे लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कॉमन इलेक्टोरल रोल और जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या गवर्नमेंट किसी तरह का कोई काम कर रही है, कोई अमेंडमेंट को लेकर कुछ वर्क्स चल रहे हैं या नहीं. इसे लेकर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ने ये कहा कि सेंटर
अभी कॉमन इलेक्टोरल रोल और जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसे लेकर कोई प्लानिंग नहीं कर रही है। कोई भी अमेंडमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में नहीं हो रहा है, जिससे कि जो कॉमन इलेक्टोरल रोल है या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट हो सके। तो क्लियरली लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है कि अभी तक ऐसे कोई भी रिफॉर्म को प्लान नहीं किया गया है जिससे कि कॉमन इलेक्टोरल रोल इम्प्लीमेंट हो सके। तो एक बार समझते हैं कि कॉमन इलेक्टोरल रोल है क्या। कॉमन इलेक्टोरल रोल को हम एक तरह से सिंगल वोटर लिस्ट भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कॉमन इलेक्टोरल रोल कैन बी कॉल्ड एज सिंगल वोटर लिस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया के अंदर कितने टाइप्स के इलेक्टोरल रोल्स हैं। तो याद रखिएगा, आप पॉलिटी के अंदर ये पढ़ते भी हैं कि जो हर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका अपना एक सेपरेट स्टेट एक्ट है। तो इलेक्टोरल लिस्ट को लेकर, इलेक्टोरल रोल को लेकर डिफरेंट स्टेट्स अलग अलग तरह के पैरामीटर्स रखती है। फॉर एग्जांपल वी हैव सम स्टेट्स जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसे अलाउ करती है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वोटर लिस्ट है आप उसे यूज़ कीजिए, आप उसे बोरो कीजिए, एंड जो भी लोकल बॉडी इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होते हैं बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके लिए जो वोटर लिस्ट बननी है, फॉर दैट यू कैन बोरो द लिस्ट गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वेराज हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट कमीशंस भी हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वोटर लिस्ट है उसे यूज़ करवाते हैं, बट एज अ बेसिस ऑफ प्रिपरेशन कि जो भी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती इलेक्शंस होनी हैं उसके अंदर जो लिस्ट बनाया जाए तो उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसकी रिवीजन के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वोटर लिस्ट है उसे एज अ बेसिस माना जाए। However, we have certain states जो कि अपना इलेक्टोरल रोल लेकर आती हैं और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल है लोकल बॉडीज़ के अंदर उसे यूज़ नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, आसाम एंड मेनी अदर्स, ये वो स्टेट्स हैं जो कि अपना इलेक्टोरल रोल खुद प्रिपेयर करती हैं एंड दे डू नॉट अडॉप्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज़ रोल फॉर कंडक्टिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस ना। इसे लेकर अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखें तो इंडिया के अंदर इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसे सुपरवाइज करने के लिए, उसे कंडक्ट करने के लिए हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ आती हैं। एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरी होती हैं स्टेट इलेक्शन कमीशंस। तो इंडिया के अंदर सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद दिस स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं जिनके थ्रू इंडिया में इलेक्शंस होते हैं ना। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसे 1950 में सेटअप किया गया था और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके ऑफिस के लिए जो इलेक्शंस होते हैं दैट इज़ कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अलॉन्ग विद दिस पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अगर किसी स्टेट में हैं वहाँ पे भी जो इलेक्शंस होंगे दे आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वेयर एज हमारी जो स्टेट इलेक्शन कमीशंस हैं ये बेसिकली जो म्यूनिसिपल और पंचायती इलेक्शंस होते हैं ये उनको सुपरवाइज करते हैं एंड देयरफॉर स्टेट इलेक्शन कमीशंस दे आर फ्री कि वो जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होने हैं इनके लिए ये अपना खुद का इलेक्टोरल रोल भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ये जो एक्सरसाइज है इसे इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हमको ये वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है कि कुछ स्टेट्स अलाउ करती हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट है आप उसे यूज़ कर लीजिए, कुछ उसे एज अ बेसिस ऑफ प्रिपरेशन मानती हैं, लेकिन कुछ अपना खुद का इलेक्टोरल रोल खुद प्रिपेयर करती हैं फॉर द लोकल बॉडी इलेक्शंस ना। जब भी हम इलेक्शंस के अंदर रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही बड़ी डिमांड आती है फॉर कॉमन इलेक्टोरल रोल। नाउ कॉमन इलेक्टोरल रोल के साथ साथ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये दो ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो कि जब भी हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं सो दे कम अप। इसे लेकर ये कहा जाता है कि अगर हम एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाएं, एक सिंगल लिस्ट बनाएं, चाहे वो लोकल बॉडी इलेक्शंस हो, चाहे पार्लियामेंट के लिए हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हो, और साथ ही में ये अलग अलग जो लेवल्स पे जो इलेक्शंस होती हैं अगर ये इकट्ठे हो जाएं, साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर हो जाएं, तो इससे बेसिकली हमारा काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे सेव होता है कि जो अलग अलग वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती हैं इनसे बेसिकली जो एफर्ट है वही डुप्लीकेट होता है
और एक्सपेंडिचर भी डुप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है, तो वी कैन सेव इट बाय हैविंग अ कॉमन इलेक्टोरल रोल एंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस। एंड इसे लेकर अगर हम कुछ रिकमेंडेशंस की बात करें तो लॉ कमीशन ने अपनी 255th रिपोर्ट जो कि 2015 में रिलीज़ हुई थी, इसके अंदर सिंगल इलेक्टोरल रोल को रिकमेंड किया था। एंड अगर हम इलेक्शन कमीशन को देखें तो इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसा ही स्टैंड अडॉप्ट किया था इन 1999 टू 2004, जिसे लेकर इलेक्शन कमीशन ने ये पॉइंट किया था कि जब अलग अलग रोल्स बनते हैं, अलग अलग लिस्ट बनती हैं, तो इससे जो वोटर्स हैं उनके मन में कन्फ्यूजन आती है कि पता नहीं जो दूसरा रोल आया है उसके अंदर उनका नाम होगा या नहीं। और ये बहुत बार देखा गया है कि कुछ वोटर्स के नेम कुछ रोल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, तो इससे मेनली कन्फ्यूजन हो जाती है। और ये सब दूर हो सकता है अगर हम एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाएं, एक सिंगल वोटर लिस्ट बनाएं ना। हमने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ की बात कर ली थी। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243K एंड 243ZA, ये दोनों आर्टिकल्स डील करते हैं मेनली विद इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। जो स्टेट्स के अंदर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की इलेक्शंस होती हैं, उनसे लेकर ये आर्टिकल मेनली डिराइव करते हैं। एंड दे गिव द पावर टू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है व्हेन इट कम्स टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इलेक्शंस, तो चाहे उसकी सुपरिंटेंडेंस हो, चाहे डायरेक्शंस देनी हो, कंट्रोल देना हो, चाहे इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशन हो, इन इलेक्शंस का कंडक्ट हो, इस सब की जो पावर है वो किसके पास जाती है? इट गोज़ टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। एंड देयरफॉर अगर हम इन आर्टिकल्स को देखें 243K एंड 243ZA, जो स्टेट इलेक्शन कमीशंस हैं दे आर फ्री टू प्रिपेयर देयर ओन इलेक्टोरल रोल्स फॉर द लोकल बॉडी इलेक्शंस। एंड जैसे कि हमने पहले भी कहा, कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो एक्सरसाइज है दिस हैज़ टू बी डन इन कोऑर्डिनेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड इस सिंगल इलेक्टोरल रोल की इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन के जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं, जो उनकी बाउंड्रीज होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जो वार्ड्स की जो बाउंड्रीज़ हैं लोकल लेवल पे उससे मैच करें। एंड इतना बड़ा चेंज जिसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो पावर है कि वो अपना इलेक्टोरल रोल खुद बना सकता है एंड उसकी जगह एक सिंगल इलेक्टोरल रोल आ जाए, तो इतने बड़े चेंज के लिए एक मैसिव कंसेंसस बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी होगी। लेकिन फ़िलहाल तो ये क्लियर हो चुका है, राज्यसभा में सेंटर में स्टेटमेंट आ चुकी है कि फ़िलहाल ऐसे कोई प्लान्स नहीं चल रहे हैं, कोई ऐसी अमेंडमेंट्स के लिए वर्क नहीं हो रहा जिससे कि कॉमन इलेक्टोरल रोल्स या फिर जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो प्रोविज़न है वो इम्प्लीमेंट हो सके। सो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एज इट डील्स विद इलेक्शंस। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉमन इलेक्टोरल रोल क्या है इसका मतलब पता होना चाहिए। Moving ahead, our next news article is about Chandrayaan 3. चंद्रयान 3 को लेकर पहले भी ये स्टेट किया जा रहा था कि ये जो मिशन है इसे 2022 के अंदर एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम अब इसका जो मंथ है उसे भी अनाउंस कर दिया गया है। तो बेसिकली चंद्रयान 3 मिशन इसे इंडिया अगस्त 2022 के अंदर एग्जीक्यूट करने वाला है। सो चंद्रयान 3 बेसिकली चंद्रयान 2 का ही एक रिपीट मिशन है। चंद्रयान 2 से जो भी लेसन्स हमें मिले उसको इम्प्रोवाइज करके चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 के अंदर जो लैंडर है और जो रोवर है वो जस्ट लाइक चंद्रयान 2 ही है, बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन चंद्रयान 3 के अंदर ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 के अंदर लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर भी था, लेकिन चंद्रयान 3 के अंदर ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 2 जो हमारा मिशन था ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है, स्पेशली अगर हम इसकी फाइंडिंग्स की बात करें तो चंद्रयान 2 मिशन ने काफ़ी न्यू इन्फॉर्मेशन, काफ़ी न्यू फाइंडिंग्स दी हैं अबाउट मून एंड इट्स एनवायरनमेंट। सो चंद्रयान 2 बेसिकली वाज लॉस्ट जब इसकी काफ़ी हार्ड लैंडिंग हुई ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून इन 2019। लेकिन जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है ये अभी भी एक्टिव है, इट इज़ स्टिल हॉवरिंग ओवर द मून, जिसकी वजह से काफ़ी न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मून की जो साइड है, डार्क साइड है, वहाँ से मिल रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि जो साइंटिस्ट उन्होंने सोलर एक्सरे मॉनिटर को भी यूज़ किया था चंद्रयान 2 के लिए, ताकि जो सन है हम उसे स्टडी कर सकें।
चंद्रयान 2 का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि जो लूनर सरफेस है वहाँ पे भी सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है, एंड एक रोबोटिक जो रोवर है वो जो सरफेस है मून की वहाँ पे ऑपरेट करेगा। एंड इसीलिए चंद्रयान 2 मिशन के अंदर एक ऑर्बिटर था मून का, एंड जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, एंड इसे विक्रम साराभाई के नाम से इसे नेम किया गया था। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ रोवर प्रज्ञान, प्रज्ञान मीन्स विस्डम। तो इन सबको इक्विप किया गया था ताकि ओवरऑल जो मून की स्टडी है वो कंप्लीट हो सके। सो अगर हम चंद्रयान 2 मिशन का ओवरव्यू करें तो GSLV Mark 2 के अंदर चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट को कैरी किया गया था, एंड इट वाज लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। एंड इसके अंदर जो हमारा सेफ स्पेसक्राफ्ट था इसमें ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर ये तीनों प्रेजेंट थे। एंड आफ्टर दिस जैसे ही GSLV Mark 2 GTO लेवल पे पहुंच गया था तो उसने स्पेसक्राफ्ट को एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में छोड़ दिया था। एंड जो ऑर्बिटर है ऑर्बिट करते करते इट रीच्ड अप टू द मून्स ऑर्बिट, एंड इस पूरी जर्नी को 1 मंथ का टाइम लगा। इसके बाद जैसे ही जो हम मून के ऑर्बिट में पहुंच गए तो जो लैंडर था उसे डिटैच होना था ऑर्बिटर से और एक सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी नियर द साउथ पोल ऑफ मून। साउथ पोल ऑफ मून यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, एंड दीज रॉक्स आर इवन बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो ये पूरा प्लान था। ना व्हाट हैपेंड टू चंद्रयान 2 वाज कि एक तो ये इंडिया का सेकेंड मिशन था, बट ये जो सॉफ्ट लैंडिंग हमने करवानी थी ऑन दी सदर्न पोल ऑफ द मून ये वहाँ पे फेल हो गई, और जो लैंडर और जो रोवर था उसकी माल फंक्शनिंग हो गई, एंड क्योंकि काफ़ी क्रैश लैंडिंग हमें वहाँ पे मिली है जिसकी वजह से लैंडर और रोवर डिस्ट्रॉय हो गए। हाउएवर जो ऑर्बिटर है वो अभी भी मून के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। सो डिस्पाइट ऑफ दिस फेलियर ये जो मिशन है ये अभी भी काफ़ी रेलिवेंट है, स्पेशली बिकॉज जो ऑर्बिटर है वो काफ़ी नॉर्मली फंक्शन कर रहा है एंड इट इज़ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एंड काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन चंद्रयान 2 ने गैदर किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मून की सरफेस पे वाटर की प्रेजेंस की बात करें, सो दिस मिशन हैज़ गिवन अस मोस्ट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन कि येस मून की सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स H2O प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ माइनर एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम, मैंगनीज, सोडियम इन्हें भी डिटेक्ट किया गया, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रिमोट सेंसिंग के थ्रू इन माइनर एलिमेंट्स को मून पे डिटेक्ट किया हो। एंड इन एलिमेंट्स की वजह से बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ मून, एंड किस तरह से नेबुलर कंडीशंस कैसी थी, किस तरह से वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हुई और मून बना। सो दीज फाइंडिंग्स कैन अल्टीमेटली ले द पाथ टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ मून इन फ्यूचर। इसके अलावा मून के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे माइक्रो फ्लेयर्स को भी ऑब्जर्व किया गया आउटसाइड द एक्टिव रीजन, एंड इससे भी वी कैन अंडरस्टैंड कि जो सोलर कोरोना है उसकी हीटिंग का जो मैकेनिज्म है वो क्या है। सो सोलर फ्लेयर्स को लेकर भी और इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। इसके अलावा जो परमानेंटली शैडोड एरियाज़ हैं मून के उसकी एक्सप्लोरेशन हो रही है। वहाँ पे जो बोल्डर्स हैं, जो रेगोलिथ है, जो लूज डिपॉजिट्स आ रहे हैं ऑन द टॉप सर्फेस, उन सब को स्टडी किया जा रहा है अप टू 3 to 4 मीटर्स ऑफ डेप्थ। तो इससे मेनली जो साइंटिस्ट हैं उनको हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर के अंदर लैंडिंग और जो ड्रिलिंग साइट्स हैं उनको किस तरह से चूज़ किया जाए, एंड दिस कैन इवन बी वेरी हेल्पफुल फॉर ह्यूमन मिशंस एज वेल। ना आफ्टर रियलाइजिंग कि हमारे लिए ये जो चंद्रयान मिशन है ये पूरा का पूरा मिशन इतना इम्पॉर्टेंट है, एंड इसकी वजह से अब अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फिशरी का इशू है ये ऑलमोस्ट हमेशा हाईलाइटेड रहता है। इस बार श्रीलंका के जाफना में जो फिशरमैन हैं दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इंडियन फिशरमैन्स एज इंडियन फिशरमैन्स दे यूज़ ट्रॉलिंग। सबसे पहले ट्रॉलिंग को समझते हैं। ट्रॉलिंग इज़ बेसिकली मेथड ऑफ फिशिंग जिसके अंदर फिशिंग नेट को वाटर के अंदर छोड़ा जाता है एंड वहाँ से उसे पुल किया जाता है। सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज ट्रॉलिंग, और जो नेट यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रॉल। तो अगर हम इंडिया और श्रीलंका की जो फिशरी का जो इशू है इसका बैकग्राउंड देखें तो दोनों ही कंट्रीज़ के जो फिशरमैन हैं वो पार्क बे एरिया जो है वहाँ पे सेंचुरी से ही फिशिंग कर रहे हैं। Park Bay is basically a very semi-enclosed, a very shallow water body, and it lies between India and Sri Lanka. Now, ये जो प्रॉब्लम है ये इमर्ज होती है आफ्टर अ मैरीटाइम एग्रीमेंट। 1974 के अंदर इंडिया और श्रीलंका के अंदर एक मैरीटाइम एग्रीमेंट होता है
वेल इनिशियली इससे दोनों साइड की जो फिशिंग होती है उस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन इसके बाद 1976 के अंदर कुछ एक्सचेंज ऑफ लेटर्स होते हैं बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, एंड जिसके अंदर ये कहा जाता है कि एक दूसरे के जो वाटर्स हैं उसके अंदर अब हम फिशिंग नहीं करेंगे, सो लेट्स स्टॉप फिशिंग इनटू ईच अदर्स वाटर। एंड जिसके बाद 1974 और 1976 के अंदर एक ट्रीटी भी साइन होती है इंडिया और श्रीलंका के अंदर, जिसमें इंडिया इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन डिमार्केट की जाने की बात की जाती है। सो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को डिमार्केट किया जाता है। एंड इसी ट्रीटी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होती है, हमारी जो पाक स्ट्रेट है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाई करती है, इसे 2 नेशन पॉन्ड डिक्लेयर किया गया अंडर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। बेसिकली इससे कोई थर्ड जो नेशन है उसको यहाँ से एक्सक्लूड किया गया, और इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर यूजिंग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन सी ऑफ लॉ जो पाक स्ट्रेट है इसे 2 नेशन पॉन्ड डिक्लेयर किया। एंड सिंपली एक बायलेटरल एग्रीमेंट होता है जिससे जो इंटरनेशनल फिशिंग और शिपिंग जो है वो यहाँ पे बैन की जाती है। नाउ एग्रीमेंट्स तो हो गए, लेकिन इससे फिशरमैन जो फिशिंग करते हैं वाटर्स के अंदर उनके लिए कहा जाता है कि फिशरमैन नो बाउंड्री। एंड डिस्पाइट ऑफ सिग्नलिंग ऑफ दिस मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट, जो फिशरमैन्स हैं फ्रॉम बोथ द कंट्रीज दे आर फिशिंग इनटू पाक बे एरिया, एंड ये काफ़ी पीसफुली चलता रहा टिल ईलम वॉर ब्रोक डाउन इन 1983। एंड ये जो ईलम वॉर था इसका एंड होता है 2009 के अंदर। एंड श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं तब से इंडिया के फिशरमैन जब उनके वाटर्स में फ़िशिंग करने के लिए आते हैं और उन्होंने ऑब्जेक्शंस को रेज करना शुरू किया, जिसके बाद इंडिया और श्रीलंका ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया ऑन फिशरीज इन 2016, ताकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फिशरी का इशू है, फिशरमैन इशू है, इसे लेकर एक परमानेंट सोल्यूशन आ सके, एक मैकेनिज्म आ सके जिससे कि ये इशू सॉल्व हो जाए ना। यहाँ पे एक और ऐसा पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, दैट इज़ कच्चा थीवू आइलैंड इशू। वेल कच्चा थीवू आइलैंड इशू एक बहुत ही स्मॉल आइलैंड है ये एक तरह से, एंड इसे फिशरमैन्स यूज़ करते हैं कि जो भी उनका जो कैच मिला है उसे सॉर्ट कर लें, जो उनके नेट्स हैं उनको ड्राई कर दें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमारी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बनाई गई बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका जो कि वाटर्स को डिवाइड करता है, ये श्रीलंका वाली साइड पे फॉल करती है। एंड ये देखा गया है कि फिशरमैन दे क्रॉस दिस इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, जिसकी वजह से वहाँ पे श्रीलंकन नेवी भी ऑन अलर्ट है। एंड देयरफॉर हम देखते हैं कि इंडियन फिशरमैन कभी अरेस्ट हो जाते हैं, समटाइम्स देयर फिशिंग नेट्स और वेसल्स आर डिस्ट्रॉयड, दोज हु क्रॉस द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। नाउ सबसे बड़ा रीज़न इस पूरे इशू का यही है कि जो इंडिया के फिशरमैन हैं ये अभी भी काफ़ी डिपेंड करते हैं ऑन फिशिंग, स्पेशली इन द एरिया ऑफ श्रीलंकन वाटर्स। हाउएवर 1976 का जो मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट था उसके बाद से ये प्रोहिबिट हो चुका है, बट स्टिल इंडियन फिशरमैन दे गो टू दैट एरिया। एंड सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ये आज न्यूज़ में भी आया है, जो इंडिया फिशरमैन हैं दे डिपेंड अपॉन ट्रॉलिंग। तो ये बड़े बड़े नेट्स को सी के अंदर छोड़ देते हैं एंड देन दे पुल दैट एंटायर नेट, वेयर एज ये जो ट्रॉलिंग वाली मेथड है दिस इज़ बैंड इन श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर ट्रॉलिंग अलाउड नहीं है, लेकिन श्रीलंकन वाटर्स में जाकर जब इंडियन फिशरमैन ट्रॉलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली जो कैच है वो ज़्यादा इंडियन फिशरमैन्स को मिल जाता है। इस पूरी चीज़ को लेकर जाफना के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ के फिशरमैन्स अगेंस्ट द इंडियाज़ फिशरीज। नाउ इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम वे फॉरवर्ड निकालें तो वो फिशिंग इक्विपमेंट्स जो कि श्रीलंका ने प्रोहिबिट किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ट्रॉलिंग, उसे इंडिया को भी बैन करना चाहिए, स्पेशली इन दी पाक बे एरिया जो कि दोनों का 2 नेशन पॉन्ड है। वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स जो इक्विपमेंट्स श्रीलंका ने प्रोहिबिट किए हैं, इंडिया को भी उनको बैन करना चाहिए। वेल जो फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं ये हमारा जो मेरीन इकोसिस्टम है उस पर काफ़ी रिपेरेबल डैमेज भी करता है। तो ऑब्वियसली ऐसे प्रैक्टिसेस को गिव अप करना चाहिए जिससे कि हमारा जो मेरीन इकोसिस्टम है उसका लॉस हो ना। इसके लिए एक और अनाउंसमेंट भी, एक और प्रोविज़न भी किया जा सकता है कि जो ट्रॉलर्स हैं उनको उड़ीसा की कोस्ट के अलॉन्ग यूज़ कीजिए, वहाँ पे यूज़ कीजिए जहाँ पे वाटर बहुत डीप है। लेकिन जो पार्क्स का एरिया है, पार्क बे, पार्क स्ट्रेट, दैट इज़ वेरी शैलो, तो वहाँ पे ट्रॉलर्स को यूज़ ना किया जाए। एंड रैदर
ट्रॉलर्स का भी जो यूज़ है उसे भी कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ करना चाहिए, थोड़ी सी स्मॉलर फिशिंग वेसल्स देकर आनी चाहिए जिसके अंदर वो ट्रॉलर्स लगे हों, विच विल अल्टीमेटली केटर द मदरशिप। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एफर्ट जो कि किया जा सकता है वो ये है कि जो पाक बे है, नाउ एक तरह से ये अभी कंटेस्टेड टेरिटरी बन चुकी है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इसे हम कॉमन हेरिटेज बना दें ना। इसके लिए सबसे पहले तो रिकग्नाइज करना होगा कि ये जो पाक बे वाला एरिया है इसके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। यहाँ पे 2 यूनियन गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, वी हैव इंडिया एंड श्रीलंका। उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी जो हैं, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, ये सब भी वहाँ पे आ जाती हैं। तो नेवीज, कोस्ट गार्ड, फिशिंग डिपार्टमेंट्स, इन सब को रिकग्नाइज करना होगा कि उनके अलावा और भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि पाक बे एरिया के अंदर प्रेजेंट हैं। एंड देन एक पाक बे अथॉरिटी हमें कंसिस्ट करनी होगी जिसके अंदर जो मेरीन इकोलॉजिस्ट हैं वो हों, फिशरीज़ के एक्सपर्ट हों, स्ट्रेटेजिक स्पेशलिस्ट हों और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, ताकि जो पाक बे अथॉरिटी है ये डिटरमाइन कर सके कि किस तरह से इस एरिया के अंदर एक सस्टेनेबल कैचिंग प्रैक्टिस बनाई जाए, किस तरह का फिशिंग इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ हो, एंड नंबर ऑफ फिशिंग डेट्स तय की जाएँ बिटवीन श्रीलंका एंड इंडियन फिशरमैन। तो जो पूरा का पूरा फोकस है वो मेरीन रिसोर्स की एनरिचमेंट किस तरह हो, जो वो लोग जिनका लाइवलीहुड फिशरी के ऊपर डिपेंड करता है, फिशरमैन्स, उनका लाइवलीहुड कैसे इम्प्रूव हो, इसके ऊपर जो पाक बे अथॉरिटी है इसे काम करना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ दिस कंटेंशन जो कि चल रही है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसे एक कॉमन हेरिटेज बनाया जाए। इसे लेकर रादर इंडिया ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। नाउ सी, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन ये इमेजिनरी है, लेकिन इसे जियो टैग दिया गया ताकि इट शुड बी विजिबल टू फिशरमैन, ताकि जो इसकी जो जियो पोजिशनिंग सिस्टम्स हैं उसके थ्रू इसे जियो टैग दिया गया सो दैट उसे क्रॉस ना किया जाए। अलॉन्ग विद दिस, ताकि जो तमिलनाडु के फिशरमैन्स हैं वो पाक बे के अंदर बॉटम ट्रॉलिंग ना करें, इसके लिए डीप सी फिशिंग स्कीम को प्रमोट किया गया। इस स्कीम के अंदर 2000 डीप फिशिंग बोट्स का प्रोविज़न दिया गया कि वो वहाँ पे अपने ट्रॉलर्स को प्लेस कर सकते हैं बाय 2019 to 20, एंड 2020 वाज द लास्ट ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। तो इसका मेन एम यही था कि जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो, और साथ ही में ब्लू रेवोल्यूशन जिसके थ्रू हम इंडिया की जो फिशरी है उसे प्रमोट करना चाहते हैं, ये उसके भी साथ एनलाइंड हो। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI के बारे में है। जनवरी मंथ का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिलीज़ हुआ एंड जिसके अंदर ये पता चला कि जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है उसकी एक्टिविटी काफ़ी मॉडरेट हो गई है, एंड इसको शो करने के लिए कुछ स्कोर्स यहाँ पे आए हैं। वेल, टू अंडरस्टैंड दी स्कोर्स एक बार PMI है क्या, इसके बेसिक को क्लियर कर देते हैं, एंड देन वी विल सी कि हमने किस तरह ये समझा कि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो मॉडरेटली ग्रो कर रहा है। सो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बेसिकली एक सर्वे बेस्ड मेजर्स हैं। इसके अंदर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन क्या चेंजेस आ रहे हैं इन द की बिजनेस वेरिएबल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ। तो इट्स बेसिकली अ सर्वे बेस्ड मेजर। इसका मेन पर्पस यही है कि जो करंट या फिर जो फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं हम उनको प्रेडिक्ट कर सकें, जिससे कि जो कंपनी के डिसीजन मेकर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हेल्प मिले। एंड ये जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है इसको सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का अलग अलग इंडेक्स आता है। लेटर ऑन इसका एक कंपोजिट इंडेक्स बनाया जाता है। जैसा कि आज जो न्यूज़ आई है उसके अंदर सर्विस सेक्टर का जो PMI है उसकी बात की गई है। सो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के PMI को अलग अलग तरह से कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद इसे कंपोजिट बनाया जाता है। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो इंडेक्स है इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो 0 to 100 के बीच में वेरी करते हैं। अगर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो अबव 50 है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी की एक्सपेंशन हो रही है, राइट। अबव 50 मतलब एक्सपेंशन, 50 से कम है तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एंड अगर जो रीडिंग है वो 50 पे ही है इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, ना एक्सपेंशन ना कॉन्ट्रैक्शन, राइट। इसे हमेशा जो प्रीवियस मंथ की जो रीडिंग है उसके साथ कंपेयर किया जाता है, एंड यूजुअली हर मंथ की बिगिनिंग में PMI जो इंडेक्स है इसे रिलीज़ किया जाता है।
एंड देन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है. तो याद रखिएगा IHS मार्केट कंपाइल्स PMI. तो सर्विस सेक्टर का जो बिजनेस एक्टिविटी है उसे लेकर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में ये पता चला कि जो दिसंबर था तब सर्विस सेक्टर की जो रीडिंग आई थी दैट वाज 55.5. तो ये अबव 50 है, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है. जनवरी मंथ में जो रीडिंग आई है दैट इज़ 51.5. नाउ ये भी 50 से ऊपर है, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है. बट इफ़ वी कंपेयर दिस टू दिसंबर, ये जो एक्सपेंशन है ये काफ़ी स्लोअर रेट पे हो रहा है. जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक्सपेंशन है क्योंकि 50 से ऊपर है, बट दिसंबर से अगर हम कंपेयर करें तो एक्सपेंशन काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी है. एंड इसको लेकर जो रीजंस थे दे वर पैंडमिक अगैन, हमारे पास एस्केलेशन हमें देखने के लिए मिली कोविड-19 के केसेस में, रिस्ट्रिक्शंस आई, इन्फ्लेशन बढ़ी. इन सब की वजह से जो जनवरी मंथ है उसके अंदर इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो मॉडरेटली ग्रो किया. सो दैट इज़ इट. इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट बिलो. फर्दर, अगर आपको द्रोणाचार्य IAS इंस्टीट्यूट में किसी कोर्स को लेकर कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे जो भी डिटेल्स दिए गए हैं आप इनको यूज़ करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच.